डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण जैव प्रक्रम पोषण जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन ये सभी होते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। अर्थात भोजन से शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करना या आवश्यक तत्वों का अवशोषण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पोषण स्वपोषी, विषमपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उदाहरण हरे पौधे। और विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उदाहरण मानव व अन्य जीव। अर्थात अन्य जीवों पर निर्भर है वह है विषमपोषी, और जो स्वयं भोजन को बनाते हैं वह है स्वयंपोषी। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अर्थात स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन के अणु और जल बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र स्टोमेटा पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देते उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल
वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। अर्थात पत्ती पर जो सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक डॉट्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती है वह रंध्र है। और गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। रंध्र की संरचना, सहायक कोशिकाएं, अधिचर्म कोशिका, और यह है द्वार कोशिका, और यह है बीच में रंध्र छिद्र। चित्र, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, उदाहरण अमीबा, मानव। और मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, उदाहरण फफूंद और कवक। परजीवी पोषण में परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते, उदाहरण अमरबेल, जूं, फीताकृमि। अमीबा में पोषण, यह है अमीबा में पोषण ग्रहण करने की अंतग्रहण की विधियां। केंद्रक और खाद्य कण जैसे इनके नजदीक आया तो ये पादप और कूटपाद धीरे धीरे इनको घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका बन जाती है। और खाद्य कण ये है, धीरे धीरे अमीबा इसके अंतग्रहण कर लेता है। मतलब अमीबा में भोजन अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। बचा हुआ अपस कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम और पक्षाप कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है पैरामीशियम में। मनुष्य में पोषण, अंतग्रहण, अंतग्रहण के बाद में पाचन और अवशोषण, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यहाँ पर स्टेप दिखाई गए, मुंह, दांत, जीवा और लार ग्रंथि। मुंह में भोजन का अंतग्रहण होता है, दांत भोजन को चबाता है, जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहती है। स्टार्च लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोज शर्करा। भोजन ग्रसिका, ग्रसिका मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन द्वारा। यह है जीवा और यह है मुख गुहा। ग्रसिका ये आमाशय, क्षुधांतर और बृहदांतर, ये वृद्धांतर और ये है गुदा द्वार। यकृत पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। पित्त नली, ये पित्त नली है। और ये जो छोटी छोटी हरे कलर की संरचना ये है पित्ताशय। और अग्नाशय, ये अग्नाशय, परिशेषिका, ये परिशेषिका। मानव पाचन तंत्र चित्र 3 नंबर है आमाशय। जठर ग्रंथि आमाशय में होती है। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको याद भी कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से, और आगे की कंपटीशन तैयारियों में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया
में सहायक होता है। और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्षुदांत्र आंतरस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में, और यह है वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस पित्त लवण वसा बड़ी गुलिकाओं और इमल्सीकरण से छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। अग्नाशयिक रस और एमिलेस एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम प्रोटीन को ट्रिप्सिन पेप्टेटॉन्स और वसा को लाइपेज वसा अम्ल में और स्टार्च एमिलेज से ग्लूकोज में परिवर्तित। दार्द्रम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अर्थात इसके जो सतह पर आंतरिक रोम होते हैं वे अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। बृहदांतर जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 कार्बन प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जैसे यीस्ट का किण्वन। और ऑक्सीजन का अभाव में अर्थात लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा और हमारी पेशी कोशिकाओं में ये बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक तो वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 एटीपी का निर्माण होता है। मानव उदाहरण। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। उदाहरण यीस्ट। मानव श्वसन तंत्र नासाद्वार, ग्रसनी और कंठ से श्वास नली श्वसनी से श्वसनिका, फिर फेफड़े और फेफड़ों से कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं। यह है नासाद्वार, मुख गुहा और ग्रसनी, और यह है कंठ, और फिर श्वास नली उपास्थि वलय, यह है कुपिकाओं का गुच्छा श्वसनिकाएं, ये फुफ्फुस फेफड़े, और ये फिर इसके ऊपर है ये पसलियां हैं, ये श्वसनिका और कुपिका कोश। ये डायफ्राम, ये है डायफ्राम मध्यपट। मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। अंतःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। और उच्च श्वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है और वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। जो अंत ग्रहण की जाती है वह तो है ऑक्सीजन, और बाहर उच्छ्वसन के दौरान निकलने वाली CO2 होती है।
अंत श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों का अंदर ले आना और उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु का या गैसों को बाहर निकालना। इसलिए जी श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपी का रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। वायु O2 से समृद्ध कूपी का रक्त वाहिका और ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर SbO2 बनाती हैं। और CO2 का उत्पादन ऊतक में ये फिर यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस है। फिर धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुँचती है और फिर ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और CO2 का उत्पादन ऊतकों में। फिर यहाँ से 2 नंबर स्टेप है CO2 ऊतकों में, CO2 रक्त वाहिकाओं में, फिर CO2 का रक्त में विसरण, फिर रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में आ जाती है और CO2 का कूपिका कोश में विसरण और CO2 का मोशन नसा द्वार में विसरण द्वारा बाहर निकल जाती है। यह है कूपिका में रक्त उसको ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति को करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। हृदय, रक्त नलिका, धमनी व शिरा और वहन माध्यम रक्त व लसिका। रक्त ठोस अवयव रुधिर कणिका है, इसमें है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन, CO2 का वहन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है और श्वेत रक्त कणिका शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक। द्रवीय अवयव प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और जैविक खनिज तत्व। रक्त वाहिका धमनी और शिरा ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है और धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। वाल्व नहीं होते, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। और शिरा विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती है। अपवाद है फुफ्फुस शिरा। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व होते हैं, ये सतही होती है। फुफ्फुस फेफड़े फुफ्फुसीय ध्वनि विऑक्सीजनीकृत रुधिर और इधर है फुफ्फुसीय शिरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर। ये इसके और फिर ये है दायां आलिंद, बायां आलिंद और ये है दायां नीले और बायां नीले। हृदय की संरचना है, प्रमुख महाशिरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर है। 1 नंबर स्टेप से यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर, फिर यहाँ से 2 नंबर बायां नीले, फिर 3 नंबर है फुफ्फुसीय प्रमुख धमनी महाधमनी विऑक्सीजनीकृत रुधिर और शरीर के अंगों तक। फिर प्रमुख शिरा महाशिरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर यहाँ से फिर दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में फिर या दायां नीले से फुफ्फुसीय धमनी विऑक्सीजनीकृत रुधिर फुफ्फुसीय फेफड़ों में। ये इसका प्रोसेस है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र
दर्शाने के लिए रेखा चित्र है ऊपर। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। यह मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनियाँ, फुफ्फुसीय शिराएं और बायां आलिंद और बायां नीले चित्र में दर्शाया गया है। ये इन यहाँ संरचना दी गई है। विभाजिका है और दायां नीले। शरीर के निचले भाग से महाशिरा और दायां आलिंद। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, यह है ऊपरी भाग से। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं, अर्थात जो वाल्व लगे होते हैं वे रुधिर को पुनः उसी दिशा में जाने से रोकते हैं। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन, पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। परिवहन में जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है तथा यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात पादप के वायवीय भागों द्वारा बूंदों के रूप में उत्सर्जन ही जल का वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा जल तथा विलेय खनिज लवणों में ऊपरी मुखी गति में सहायक, अर्थात उनके साथ साथ में जड़ों से जो भी खनिज लवण है वो पौधे के विभिन्न भागों तक अवशोषित होते हैं। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक और उनका ताप नियमन भी वाष्पोत्सर्जन से बना रहता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा के परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों की उपापचयी क्रियाओं से जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है। यह है मानव उत्सर्जन तंत्र। एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। बाई वृक्क धमनी, बायां वृक्क और यह है बायां वृक्क शिरा, महाधमनी और बाई मूत्रवाहिनी और महाशिरा। मूत्राशय मूत्र मार्ग, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग शीशन में। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर
में से वर्ज्य जैसे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। 2 नंबर बोमेन संपुट। 3 नंबर है नलिकाकार भाग और 4 नंबर है संग्राहक वाहिनी। इंपॉर्टेंट है। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। अब वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि के बारे में हम समझ रहे हैं। वृक्काणु की संरचना, ये बोमेन संपुट, यहाँ से संग्राहक नलिकाओं में आता है, यहाँ से बोमेन संपुट, और ये कोशिका का गुच्छ ग्लोमेरुलस, और वृक्काणु नलिकाकार भाग है, और ये है वृक्कशिरा की शाखा और वृक्क धमनी, और ये संग्राहक वाहिनी। 4 नंबर है। वृक्काणु की संरचना चित्र में कोशिका गुच्छ निषेधन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु में नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषण होते हैं। नलिका स्रावण। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु से नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते व मूत्र निर्माण करते। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वृक्क अपहरण, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निश्चित वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर शेष निश्चित वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। अर्थात ये उनमें है जिसमें पूर्ण रूप से मूत्र में अपशिष्ट जो नाइट्रोजन पदार्थ है उसका उत्सर्जन नहीं होता है, तो उनके लिए ये आर्टिफिशियल किडनी होती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, और वह समय समय पर कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करवाते हैं। पादप में उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल में से छुटकारा पाते हैं। अर्थात वाष्पोत्सर्जन, अत्यधिक जल है तो वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम से संचित होते हैं। अर्थात ये जो गोंद है, रेजिन है, ये भी एक अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर की ओर रहते हैं। पादप, ये जो अपशिष्ट पदार्थ गोंद है, ये भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ ही है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय 6 समाप्त हुआ, और आशा करता हूँ कि आपके भी समझ में आसानी से आया होगा, और समय समय पर इस अध्याय को आप रिवीजन करते रहिए और समझते रहिए। इसी के साथ में ये अध्याय समाप्त, और मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच पाए। मैंने मेरी कोशिश पूरी की आपको समझाने में और आपको भी समझना है और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद्र बादलिया।